फार्मर को सेक्स यानी सॉर्टेड सीमेन से एआई करने के लिए पशु का चयन कैसे करें, और सॉर्टेड सीमेन एआई करते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी जो चीजें सही करनी चाहिए, जो चीजें गलत हो रही है वो नहीं करनी, वो सब वो क्लियर करेंगे आज के वेबिनार में। तो डॉक्टर सचिन जोशी सर हमारे साथ जुड़े हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद और अपना वक्त निकालने के लिए भी धन्यवाद सर। डॉक्टर सचिन जोशी सर बायफ में पिछले 10 साल से भी अधिक कार्यरत है। और बायफ में जो सॉर्टेड सीमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, वो बखूबी वो उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं सभी स्टेट्स में। तो काफी लोग डॉक्टर सचिन जोशी को जानते होंगे। और मैं कुछ कहना चाहूंगी कि उनका पूरा प्रेजेंटेशन होने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, और उसको आपके प्रश्न के उत्तर सचिन जोशी सर अंत में देंगे, इस वेबिनार के अंत में। आपके अगर कुछ प्रश्न है, जो कुछ भी आज वेबिनार में कवर होगा उससे रिलेटेड आपके जो प्रश्न है, वो आप क्वेश्चन आंसर या चैट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम वेबिनार के अंत में आपको उसके उत्तर देंगे, डॉक्टर सचिन जोशी सर। सो डॉक्टर सचिन जोशी सर, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वेबिनार शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। प्रथमतः सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कोई और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन होने वाले हैं क्या, पूजा मैम? सर गुजरात से लोग ग्रुप में ज्वाइन करने वाले हैं सर। ओके, तो एक बार कंफर्म करो ना, वो ज्वाइन हो गए या नहीं हो गए। गुजरात से लोग ज्वाइन किए हैं क्या? पूजा मैडम जॉइन झाले तिथे. झाले थे, ठीक। ठीक है। कितने लोग हैं गुजरात में? चैट में आप डाल दीजिए, चैट में। गुजरात से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है ग्रुप में? 20 पार्टिसिपेंट्स, ओके। ठीक है, धन्यवाद। यस सर, गुजरात से 20 लोग हैं और बाकी सब 5-6 लोग, सो उतने ही ज्वाइन होने वाले थे आज सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो सभी को नमस्कार। आज हम इस वेबिनार में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, और टेक्नोलॉजी कैसे है। हम 2016 से जो काम करते आ रहे, तो वो कहाँ अभी किस स्टेज पे पहुंचा है, और इसकी सॉर्टेड सीमेंट की एआई करते वक्त हमें और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम 340 ml पर इंडिविजुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है दूध का पूरे देश में, लेकिन कुछ राज्यों में उसका उत्पादन या अवेलेबिलिटी बहुत कम है। उसके बाद में जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चाहिए पूरे देश में, उस वो बहुत लिमिटेड है। मतलब कहीं जगह पे कुछ ब्रीड के लिए इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन वो पॉकेट तक सीमित है, उस ब्रीड ट्रैक तक सीमित है। लेकिन बाकी एज अ कंट्री हमारे पास ऐसा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन प्लेस नहीं है। ये करीब पूरे भारत वर्ष में 100 मिलियन कन्वेंशनल सीमेंट की स्ट्रॉ उत्पाद होती है, लेकिन जो इंसेमिनेशंस होते हैं, हम सिर्फ आज भी 35% ही ब्रीडेबल पॉपुलेशन कवर कर पाते हैं इंसेमिनेशन द्वारा। बाकी जगह पे नेचुरल सर्विस हो रही है, या ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए जो बुल्स चाहिए वो भी बहुत लिमिटेड है। फ्रोजन क्वालिटी फ्रोजन सीमेंट डोसेस की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। और आप सभी जानते हैं कि लास्ट 20-25 सालों से हमारे एग्रीकल्चर में जो बुलक पावर यूज होती थी, मतलब खेतों में काम करने के लिए, वो धीरे धीरे बहुत कम हो रही है या नहीं के बराबर है। अगर 10-20 साल पहले हम गांव में देखते थे तो करीब 100-150 बुलक पेयर्स रहती थी, हर किसान के यहाँ एक बुलक पेयर रहती थी।
लेकिन आज वही उसी गांव में आप 5-10 भी बुलक पेयर्स देखेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मैकेनाइजेशन की वजह से ड्राफ्ट एनिमल की जो यूटिलिटी है वो बहुत कम हो गई है, और उसकी वजह से अगर मेल का फार्मर रखता है या रियर करता है तो उसका इकोनॉमिक बर्डन फार्मर पे बहुत बहुत बड़े पैमाने पे आता है। दूसरा कि 2014 से पूरे भारतवर्ष में कई सारे राज्यों में ये गोवंश हत्याबंदी लॉ इन प्लेस है। तो उसकी वजह से जो मेल काफ है उसको कल करना या डिस्पोज करना भी किसानों के लिए बहुत कष्टदायक है, इतना आसान नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि जो मतलब खुले जानवर छोड़ देते हैं लोग, उसमें कई सारे मेल काफ होते हैं, तो वो उनकी वजह से जो किसानों के खेत है और उसमें जो क्रॉप है वो अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग की वजह से उसमें लॉस होता है किसानों का। बाद में हम लोग जो मुंह पका खुर पका या बाकी HSBQ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहते हैं उसमें भी इन जानवरों को कंट्रोल करके वैक्सीनेट करना डिफिकल्ट है। और यही स्ट्रे एनिमल्स की वजह से जो इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग हो रही है, नेचुरल सर्विस हो रही है, उसकी वजह से जेनेटिक इरोजन हो रहा है। मतलब वो एनिमल ब्रीड होने की वजह से जो नया प्रोजेनी आ रहा है वो भी उसका जेनेटिक मेरिट ठीक नहीं है, इसलिए उसमें भी बहुत आगे जाके हमें तकलीफ होने वाली है। तो ये सभी चैलेंजेस हमारे इंडियन डेयरी सेक्टर के ऊपर है। तो हम रुक करते हैं कि सेक्स सीमेन क्या है। आप सभी जानते हैं कि अगर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया कन्वेंशनल सीमेन से तो 50% बच्चियां होती है, 50% बछड़े होते हैं। जो भी प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं वो डिलीवरी के बाद, या नेचुरल सर्विस से भी हमें 50% मेल और 50% फीमेल काफ मिलते हैं। वही अगर हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज करेंगे तो हमें 90% बच्चियां और केवल 10% ही मेल काफ या बछड़े मिलेंगे। ये क्यों संभव है? तो ये इसलिए संभव है कि जो एक्स क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट है वो करीब 4% ज्यादा होता है वाई क्रोमोसोम के डीएनए कंटेंट की वजह से। तो इसलिए हम लोग एक्स और वाई क्रोमोसोम बेयरिंग स्पर्म जो है वो अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशलाइज सॉर्टिंग मशीन्स लगती है जिसे हम जेनेसिस 3 कहते हैं। और ये जो तकनीक है ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अमेरिका में सेक्सिंग टेक्नोलॉजी नामक कंपनी है, उस कंपनी द्वारा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर करीब 400 पेटेंट्स है। तो इसलिए ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सॉर्टेड सीमेन जो है वो हमें लगता है कि कन्वेंशनल सीमेन से कई ज्यादा है। ये जो मशीन है ये करीब 10,000 से 20,000 स्पर्म पर सेकंड सेपरेट करती है। और जो आउटपुट है मतलब पूरे दिन में अगर 3 शिफ्ट में भी काम किया तो 1,000-1,200 के ऊपर हम स्ट्रॉ नहीं बना सकते। मतलब इंडिविजुअल स्पर्म हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है या सेपरेट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से इस सीमेन का जो कॉस्ट है वो थोड़ा हायर साइड में आता है। जो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉर्टेड सीमेन की स्ट्रॉ में वो बहुत कम है कन्वेंशनल सीमेन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो। कन्वेंशनल सीमेन में करीब 20 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक स्ट्रॉ में, वही सेक्स सॉर्टेड सीमेन की स्ट्रॉ में 2.1 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। मतलब 1/10 ही स्पर्म नंबर हमारी सॉर्टेड सीमेन की स्ट्रॉ में है। और जो ग्लोबल प्राइस है मतलब बाहर के देशों में करीब $35 पर डोज सॉर्टेड सीमेन का रेट है। मतलब 2015-16 में जब हमने इंपोर्ट किया था सीमेन, तब अगर किसी फार्मर या बड़े फार्म पे वो इंपोर्ट करते थे तो वो जो सॉर्टेड सीमेन की स्ट्रॉ का रेट आता था वो करीब $35 था। जो बेनिफिट्स है, अगर ये
स्लाइड्स आप अच्छे ढंग से देखेंगे, मुझे पता है कि आप 2-3 सालों से सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी कुछ कठिनाइयां आपको जरूर है कि फार्मर को कन्विंस करते वक्त कुछ कठिनाइयां होती है, इसका कीमत क्यों ज्यादा है ये बोलते वक्त कठिनाइयां होती है, या रिपीट होती है तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, या कहीं 10% में से एक मेल काप भी अगर होता है वहां पे तो भी आपको परेशानी जरूर आती होंगी। लेकिन हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में इसको कवर करेंगे और आखिरी में आपके जब सवाल जवाब रहेंगे तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी जो क्यूरीज है, क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व कर सकूं। तो ये टेक्निक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में कहा कि इसमें 90% हमें बछिया मिलने वाली है, और इसकी वजह से किसानों को बाहर से एनिमल या पशु मार्केट से लाने की नौबत नहीं आएंगे। अगर 90% बछिया होंगी तो जो डेयरी हर्ड है, मतलब प्रोडक्टिव एनिमल का जो हर्ड है, उसको वो किसान बहुत फास्ट या रैपिडली उसको इंक्रीज कर पाएगा। दूसरा चीज है कि आप सभी जानते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट होता है 9 महीने के बाद, या बफेलो में 10 महीने के बाद हमें पता चलता है कि बछड़ा हुआ है या मेल काफ हो गया। तो उसमें जो टाइम जा रहा है किसानों का, अगर हम सॉर्टेड सीमेंट से एआई करेंगे तो वो हमें एश्योरेंस है कि 90% बछिया होने वाली है, तो वो समय का भी जो नुकसान है वो हम इससे सीमित कर सकते हैं। इसकी वजह से किसानों की आर्थिक आय जो है वो बढ़ने वाली है। वो कैसे? तो आप सभी जानते हैं कि जो सॉर्टेड सीमेंट से बछिया प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा दूध देने वाली बछिया प्रोड्यूस होगी। दूसरा चीज है कि किसान कुछ ना कुछ पशु ज्यादा बेच पाएगा, और वो बेचने की वजह से जो उसका इनकम बढ़ेगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और तीसरा चीज है कि जो आज मेल काप के ऊपर उसका खर्चा हो रहा है, तो वो अगर खर्चा हमने कम कर दिया और प्रोडक्टिव हीफर पे लगा दिया तो उसका रिटर्न किसानों को मिलने वाला है। तो ये तीनों चीजों की वजह से उसका इकोनॉमिक्स कंडीशन जो है वो अच्छी हो सकती है। और आप सभी जानते हैं कि जब अपने यहाँ जो फार्मिंग सिस्टम है, हर किसान 3-4 पशु रखता है। बहुत बार हमने देखा है कि जब उसके एनिमल ड्राई हो जाते हैं तो मार्केट में जाके नया पशु या रिसेंटली काउड एनिमल या ड्यू फॉर काविंग एनिमल परचेस करके लाता है। तो जब परचेस करने जाता है तो मतलब मानो कि उस एनिमल का 70,000 रुपीज कॉस्ट है, तो वो उसको 75,000 या 80,000 में लेना पड़ता है, और उसके पास 75,000 रुपीज नहीं है तो उसका जो पशु 3-4 महीने का प्रेग्नेंट है उसको बेचना पड़ता है। तो 4-5 महीने का पशु अगर बेचेगा तो उसको उतना कीमत नहीं आएगा, जो मार्केट वैल्यू है उससे कम दामों में उसको बेचना पड़ेगा। तो फिर किसान जब पशु लेता है तो महंगा लेना पड़ता है, और जब खुद का पशु बेचता है तो लेस कॉस्ट में बेचेगा। तो ये दोनों पशु खरीदते वक्त और पशु का सेल करते वक्त भी किसानों को नुकसान होता है। लेकिन वो अगर सॉर्टेड सीमेंट यूज करेगा तो उस पर नौबत ही नहीं आएगी कि मार्केट में जाके पशु खरीदने की। तो इसकी वजह से वो जो मार्केटिंग के वक्त या मार्केट से एनिमल लेते वक्त जो नुकसान हो रहा है वो भी हम कुछ हद तक उसको सीमित कर सकते हैं। बाद में आता है कि रैपिड इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन एट डेयरी सेक्टर लेवल। आप सब जानते हैं कि अब अलग अलग राज्यों में अगर हम देखते हैं तो चुनिंदा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ज्यादा है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि वहां पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है। अगर उन जिलों में अगर हमने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया तो वहां पे हम बहुत कम समय में डेयरी सेक्टर डेवलप कर सकते हैं, डेयरी बेल्ट डेवलप कर सकते हैं, और उसकी वजह से नए नए डेयरीज उस एरिया में जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा डेयरीज है, कंपटीशन है, तो किसानों को दाम भी दूध के अच्छे मिलेंगे। तो ये तकनीक उसके लिए भी बहुत अच्छे तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाद में आता है कि बिल्डिंग अ डिसीज फ्री क्लोज्ड हर्ड्स। आप सब जानते हैं कि हम जब मार्केट से एनिमल लाते हैं तो सिर्फ गाय या उसका बछड़ा या बछिया नहीं लाते, उसके साथ बीमारी भी लाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते हो तो आप भी देखे होंगे कि कई सारे जगह पे अगर फुट एंड माउथ डिसीज का आउटब्रेक कैसे आया तो हम तहकीकात करते तो पता चलता है कि 8 दिन पहले 10 दिन पहले किसी ने मार्केट से पशु लाया था और उसकी वजह से पहले उसको आया, फिर बाद में सराउंडिंग एनिमल इन्फेक्ट हो गए, बाद में नेबर के एनिमल इन्फेक्ट हो गए, पूरे गांव में आ गए। अगर हम पशु सॉर्टेड सीमेन इस्तेमाल करेगा जो फार्मर, उसको नौबत ही नहीं आएगी कि पशु लाने की, तो अल्टीमेटली उसके यहाँ डिसीजेस भी नहीं आएंगे। नॉट ओनली एफएमडी पर बाकी बीमारी, जैसे कि आप जानते हैं कि टिक बॉर्न जो डिसीजेस है या इवन टिक्स है, वो भी नए एनिमल के साथ ही अपने हर्ड में आते हैं। अगर हम पशु खरीदने नहीं जाएंगे तो नेचुरली ये बीमारी उस फार्मर को नहीं आएगी। जो बीमारी उस एनिमल में एग्जिस्टिंग है वो रहेगी, वो तो हम नहीं कम करवाएंगे, लेकिन नया बीमारी का इंट्रोडक्शन इस टेक्निक द्वारा नहीं होगा। बाद में इंप्रूविंग डिजायरेबल ट्रेट्स इन अ हर्ड। अब आपको पता है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि उनके पास 3-4 गाय है, तो एक गाय ऐसी होती है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा बछिया वो किसान चाहता है। उसके रीजन कई सारे हो सकते हैं कि उसका दूध मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, वो 1 या 2 एआई पे प्रेग्नेंट होती है। तीसरा चीज है कि फैट कंटेंट या एसएनएफ उसका अच्छा है, या डोसाइल है, घर के किसी भी व्यक्ति ने अगर मिल्किंग करने देता है, डोसाइल है। तो ऐसे पशु के अगर हम कन्वेंशनल सीमेन यूज करेंगे ऐसे पूरे लाइफ टाइम में 3 या 4 ही फीमेल काप ले सकते हैं। वही अगर हम सॉर्टेड सीमेन यूज करेंगे तो कई सारे हीफर्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये चीजों की वजह से आम्ही कॉल मध्ये का कॉल मध्ये नाही का, तो ये सॉर्टेड सीमेन की वजह से 5-6 बच्चे हम उस पर्टिकुलर एनिमल के प्रोड्यूस कर पाएंगे पूरे लाइफ टाइम में। तो ये टेक्नोलॉजी उस वक्त भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि जो प्रोडक्शन ऑफ बुल्स एंड डॉटर्स है, तो जो भी हम सॉर्टेड सीमेन यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि 10% मेल काफ होने वाले हुए, 90% बच्चियां होने वाली। तो ये एनिमल हम प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिडक्शन इन काविंग डिफिकल्टीज, मतलब सॉर्टेड सीमेन हम इस्तेमाल करेंगे तो डिस्टोकिया का परसेंटेज फील्ड में कम हो जाएगा। उसका बेसिक रीजन है कि मैक्सिमम डिस्टोकिया केसेस जो है वो मेल काप बर्थ के साथ एसोसिएट होती है। जब ज्यादातर डिस्टोकियास मेल काप जब होता है तब होता है। तो उसका बेसिक रीजन है कि एवरेज 2.5 kg मेल काफ का वेट जो है, बर्थ वेट है, वो ज्यादा होता है फीमेल काफ की बर्थ वेट से। और जो हेड साइज ऑफ मेल काफ है वो थोड़ा बड़ा होता है फीमेल काफ की हेड साइज से। तो उसकी वजह से जो डिस्टोकिया होता था, तो वो हम सॉर्टेड सीमेन यूज करेंगे तो कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। बाद में पहले मैंने जिक्र किया था कि हमारा पर एनिमल प्रोडक्टिविटी कम है, उसके कई सारे रीजंस है। उसमें से मेन रीजन जो है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फीड एंड फॉडर रिसोर्सेस। करीब मोर देन 40% कॉन्सेंट्रेट फीड और ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी और ड्राई फॉडर की अवेलेबिलिटी जो नीड है हमारी, उससे कम है। अगर हम सॉर्टेड सीमेन से ज्यादा दूध देने वाली बछिया प्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली मान लो कि एक किसान है, वो 5 एनिमल है उसके पास दूध मिल्किंग में, और 50 लीटर दूध हर दिन प्रोड्यूस कर रहा है। वही अगर ज्यादा दूध देने वाले पशु उसके पास रहेंगे तो वही दूध 50 लीटर दूध वो 4 एनिमल में भी निकल सकता है। और जो एक एनिमल का जो फीड एंड फॉडर है, वह 4 एनिमल पे अगर उसको ज्यादा अच्छा खिलाएगा तो उनका भी दूध उत्पादन और बढ़ने वाला है। बाद में आता है कि आप सभी जानते हैं कि अपने भारत में करीब 50 से ज्यादा इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स है, हमारे देशी नस्ल है।
भैंस में करीब 17-18 बफेलो ब्रीड्स है, और कई सारे ब्रीड्स का जो पॉपुलेशन है फील्ड में वो बहुत हद तक कम हो रहा है। अगर उन जिन ब्रीड का पॉपुलेशन सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। में कम है एरिया में, उस ब्रीड का हेलो हाँ सर आवाज हेलो। हाँ ये तो आवाज। तो हम फास्ट मल्टीप्लाई उन ब्रीड को कर सकते हैं अगर हम सॉर्टेड सीमेन यूज करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, शायद आपने ये इसके पहले भी कई दफा देखा होगा, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये अगर हम समझ पाएंगे तो इस तकनीक द्वारा कितना बड़ा बदलाव हो सकता है ये हमें समझ में आता है। ये दो किसान है, एक कन्वेंशनल सीमेन यूज कर रहा है और दूसरा सॉर्टेड सीमेन यूज कर रहा है। दोनों किसानों के पास 4-4 गाय है, और 5 मिनट के लिए हम ऐसा समझते हैं कि ये 8 भी एनिमल्स हर साल काविंग होता है, मतलब काफ ईयर जिसे हम कहते हैं। तो 1 साल के बाद जो किसान कन्वेंशनल सीमेन यूज कर रहा है उसके यहाँ 2 बछियां होगी, 2 बछड़े होंगे। वही सॉर्टेड सीमेन यूज करने वाले फार्मर के यहाँ 4 भी बछियां होगी। दूसरे साल के बाद भी सेम वैसे ही होगा। तीसरे साल में आप देख सकते हैं कि एक चेंज जो सॉर्टेड सीमेन यूज करने वाला फार्मर है उसके यहाँ एक मेल काफ हो रहा है, वो 10% मेल काफ जो होते हैं उसमें का है। 4th ईयर में क्या होगा, पहले साल की जो बच्चियां है वो भी डिलीवरी उनका भी होगा, तो उनके भी बच्चियां मिल्क प्रोडक्शन में आएंगे। और 5वें साल के बाद 1st ईयर और 2nd ईयर की जो बच्चियां है वो भी दूध उत्पादन में आ जाएंगे। 5 साल के बाद जो कन्वेंशनल सीमेन यूज करने वाला फार्मर है उसके यहाँ करीब 13 फीमेल काफ होंगी, 13 मेल काफ होंगे, और जो फिर सॉर्टेड सीमेन यूज करने वाला फार्मर है उसके यहाँ 29 फीमेल काफ और केवल 3 मेल काफ होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ टाइप ऑफ सीमेन चेंज किया, मतलब कन्वेंशनल सीमेन की जगह हम सॉर्टेड सीमेन अगर यूज करेंगे तो इतना बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। करीब 16 बच्चियां ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी वक्त हम 10 मेल काफ का बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा चेंज हम इस तकनीक द्वारा कर सकते हैं। आप सोचिए कि ये 4 एनिमल के ऊपर अगर हमने एग्जाम्पल दिया है, मान लो कि यही आप किसी गांव में 100-200 एनिमल के लिए कंटिन्यू 5 साल करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव उस गांव में हो सकता है। दूसरा चीज है कि एक चीज मैंने बोला कि 5 मिनट के लिए हम ऐसा समझते कि 8 एनिमल साल में एक बार डिलीवरी हो रहा है और कंटिन्यू 5 साल डिलीवरी हो सकता है कि ये 5 सालों में संभव नहीं है। फील्ड कंडीशन में 14 महीना 15 महीना भी इंटरकाविंग पीरियड रहता है। तो ये 5 साल के बजाय 6 साल में भी अगर होता है तो भी बहुत बड़ा फायदा किसानों का इस तकनीक द्वारा हो सकता है। ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि अगर 100 एनिमल का हर्ड है और हमने, या हर्ड है या एक गांव में 100 एनिमल है, इसमें हमने मॉर्टेलिटी वगैरह सब कैलकुलेट किया है जो अपने एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे आता है। तो 10 साल के बाद जो कन्वेंशनल सीमेन यूज अगर हम करेंगे उसी 100 एनिमल के ऊपर, तो 10 साल के बाद 319 एनिमल का हर्ड बनेगा। वही अगर हम सॉर्टेड सीमेन यूज करेंगे तो करीब 574 का हर्ड वहां हो सकता है। तो एक इंटरवेंशन की वजह से इतना बड़ा बदलाव हम सॉर्टेड सीमेन द्वारा फील्ड पे कर सकते हैं। ये जो डिफरेंस है मेल और फीमेल स्पर्म में, तो वो सिर्फ डीएनए कंटेंट में है। उसका जो साइज, शेप, वेट, इलेक्ट्रिकल चार्ज और स्विमिंग स्पीड जो है मेल और फीमेल स्पर्म की, एक्स और वाई क्रोमोसोम बेयरिंग स्पर्म की, वो सब सेम है, कंटेंट में है। तो आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो एक्स क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट है वो वाई क्रोमोसोम के डीएनए कंटेंट से ज्यादा बड़ा होता है, और इसी रीजन की वजह से
हम वो उसको इस वीडियो में ये तकनीक कैसे काम करती है, वीडियो देखने सेक्सी सीमेन कैसे बनता है, इसका एक पिक्टोरियल वीडियो है। तो 1 मिनट का वीडियो है, तो आपको देख के बहुत आसान भी है, समझ में भी आए। सर व्हिडिओला आवाज नाही का? काय झालं? व्हिडिओचा आवाज येत नाही. आवाज नाही येत आहे? नाही येत. नाही, त्याला फक्त म्युझिक आहे. ओके सर. आपने इस वीडियो में देखा होगा कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम बेयरिंग स्पर्म्स है, एक स्पर्म का कलर रेड दिखाई देता है, दूसरा थोड़ा ब्लूइश है, और कुछ वाइट सेल्स भी है। तो डीएनए कंटेंट में वेरिएशन की वजह से जो लेजर बीम है वो डिटेक्ट करता है एक्स और वाई क्रोमोसोम बेयरिंग स्पर्म को, और फिर हम उसको सेग्रीगेट कर पाते हैं। जो अनडिटेक्टेड स्पर्म है या क्लम्प ऑफ स्पर्म्स है या ग्रुप ऑफ स्पर्म्स है, तो वो सीधा वेस्ट में जाते हैं। तो इस तकनीक का सबसे बहुत बड़ा फायदा क्या है, तो इसमें डेड स्पर्म जो है वो मतलब जब प्रोसेस होता है तब भी निकाले जाते हैं। जो रॉ सीमेन लैब में देते, पहला स्टेप वहीं पे बिफोर प्रोसेसिंग उसको निकाला जाता है डेड स्पर्म्स को, और जो सॉर्टिंग के वक्त भी डेड स्पर्म्स हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो भी मोटाइल स्पर्म्स है वही सिर्फ स्ट्रॉ में हम फील करते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो फर्टिलिटी है या कंसेप्शन रेट है वो बहुत बेहतर आता है। ये हमने अपने सीमेन से जो प्रोड्यूस हीफर्स है फील्ड में, आज कई सारे करीब लगभग बाय प्रोड्यूस सीमेन के 20,000 के ऊपर हीफर्स 12 राज्यों में प्रोड्यूस हुई है, और सभी ब्रीड के नतीजे जो है वो हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था कि जो बुल्स हम इस्तेमाल करते हैं सॉर्टिंग के लिए या सॉर्टेड सीमेन उत्पादन के लिए, तो वो सबसे टॉप बुल्स जो हमारे फार्म पे है वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि साहिवाल गिर में हम 3,600 से लेके 4,800 तक डैम सील्ड है, या मुर्रा में 4,500 के ऊपर सभी बुल है, जाफराबादी में 4,300 4,500 तक है, होस्टन फ्रीजन प्योर 12,500 से लेके 20,000। अभी एक बुल जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो 24,000 उसका डैम सील्ड है।
जर्सी भी 8,300 से 9,100 है। और एचएफ और जर्सी क्रॉस भी जो मिल्क यील्ड है वो बहुत बेहतर मिल्क यील्ड वाले ही बुल्स हम सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जो परफॉर्मेंस हमने देखा है तो अलग अलग ब्रीड में अलग अलग नतीजे मिलते हैं कि जब अभी यहाँ कई सारे गुजरात से के भाई लोग यहाँ पे है तो वहाँ पे वो गिर ज्यादा यूज होता है, तो गिर में हमें करीब 40% कंसेप्शन रेट मिलता है। वही जाफराबादी में आपको 48.8% कंसेप्शन रेट है। एचएफ 100% में 40% है, एचएफ 50% में 46% है। तो ये हर ब्रीड में अलग अलग हमें कंसेप्शन रेट है, लेकिन जो एवरेज कंसेप्शन रेट है वो करीब 43% एवरेज कंसेप्शन रेट हमें मिलता है। आप सभी जानते हैं कि पहले यहाँ सॉर्टेड सीमेंट का प्रोडक्शन करने के पहले हमने पायलटिंग एक्सरसाइज किया था इंपोर्टेड सॉर्टेड सीमेंट से, और उसमें हमें करीब 45.6% कंसेप्शन रेट मिला था। और उसके बाद ही हमने यहाँ पे सीमेंट लैब सॉर्टेड सीमेंट की लैब इनिशिएट की। और जो काविंग में मतलब ये सॉर्टेड सीमेंट हम क्यों इस्तेमाल करते, तो 90% से ज्यादा हमें बछिया चाहिए। तो लगभग 20,000 के ऊपर काविंग का जो डाटा हमारे पास आता है, और ब्रीड वाइज अगर हम उसको सेपरेट करते हैं तो सभी ब्रीड में 90 से ज्यादा कंसेप्शन रेट मिलता है। हो सकता है किसी 89% है, लेकिन उसका काविंग का नंबर जो है वो भी कम है। लेकिन 93-94% तक बछिया हमें फील्ड पे सॉर्टेड सीमेंट द्वारा मिली है। जो अभी तक का हमने सॉर्टेड सीमेंट यूसेज के ऊपर जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो अगर हम देखेंगे तो सॉर्टेड सीमेंट यूज करने से पहले हमें पोटेंशियल विलेजेस सेलेक्ट करना चाहिए, पोटेंशियल फार्मर सेलेक्ट करना चाहिए, और वो फार्मर के जो अच्छा बॉडी कोट वाला एनिमल है उसको, बॉडी कंडीशन वाला एनिमल है उसको ही हमने सेलेक्ट करना चाहिए। सॉर्टेड सीमेंट का अवेयरनेस जो प्रमोशन हम करते हैं तो उस वक्त हमें टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के साथ साथ लिमिटेशंस भी बताना आना चाहिए। जैसे बेनिफिट्स मैंने आपको दिखाए है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, तो इसमें 10% मेल काफ प्रोड्यूस होते हैं। अगर हो ये चीज हम किसानों को ठीक से समझाएंगे नहीं तो 9 महीने बाद नौबत आ सकती है। तो जब भी हम सॉर्टेड सीमेंट की बात करेंगे तो कंप्लीट बछिया वाला सीमेंट है ना बोलने से पहले 90% बछिया इससे प्रोड्यूस होती है, ऐसे हमने बात करना चाहिए। तो किसानों को भी पता चलेगा कि भाई इसमें 10% चांस है कि मेल काप हो सकता है। बाद में जो टेक्नीशियंस है उनका कंसेप्शन रेट अच्छा चाहिए, उन्हें टेक्निक सही ढंग से यूज करना चाहिए। इसके लिए हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी आप जैसे आज अटेंड कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम इसमें नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। और जो सीमेंट हैंडलिंग के लिए हमें इसमें स्पेशल केयर लेना चाहिए। जो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और थॉइंग के वक्त अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप जानते हैं कि उसमें सिर्फ 2.1 मिलियन स्पर्म्स है। तो स्पर्म काउंट कम होने की वजह से और मॉर्टेलिटी हो सकती है स्पर्म में, और फिर हमें कंसेप्शन रेट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। ये जो सॉर्टेड सीमेन है ये हीफर्स के साथ साथ हम मल्टीपेरस एनिमल्स पे भी यूज कर सकते हैं। और हमें मल्टीपेरस मतलब 1 बैत 2 बैत 3 बैत वाले जो गाय है भैंस है उनको भी अच्छा कंसेप्शन रेट हमें दिखाई देता है। और जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो 3 होना चाहिए। मैं अगले प्रेजेंटेशन में उसका भी जिक्र करने वाला हूँ। तो आपको वो भी पता चलेगा कि बॉडी कंडीशन स्कोर कैसे देखना है और क्या करना है। ये हीफर्स मतलब कंसेप्शन रेट के बारे में हम अगले प्रेजेंटेशन में भी बात करेंगे। तो मैं अभी ये प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ और दूसरा प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। पूजा मैडम। यस सर। वो क्वेश्चन आंसर्स अभी लेंगे या आखिरी में एक ही बार करेंगे? नहीं, आखिरी में एक ही बार करेंगे सर। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है नया?
हाँ सर, दिखाई दे रहा है। तो इसमें डूज और डू नॉट्स, इसमें इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि सॉर्टेड सीमेंट की एआई करते वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा कंसेप्शन रेट इंप्रूव हो सके। तो आप जानते हैं कि कौन सा भी एनिमल कंसीव होने के लिए जो आप सीमेन यूज कर रहे हैं उसमें वो जीवित रहना चाहिए, उसमें मोटिलिटी अच्छी रहनी चाहिए। आपके कंटेनर तक जो सीमेंट डोस आ रहा है उसको हैंडलिंग ठीक से हो रहा है, और आपने भी यह करते वक्त करने तक उसको ठीक से हैंडल किया है। जो इंसेमिनेशन टेक्निक है आप सही जगह पे डिपॉजिट कर रहे हैं, सही टाइम पे डिपॉजिट कर रहे हैं। जो कैटल हेल्थ है, मतलब एनिमल का बॉडी कंडीशन कैसा है और यूटरस का कंडीशन कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड है। और इंसेमिनेशन टाइमिंग, मतलब वो हीट पे कब आई और आप इंसेमिनेशन कब कर रहे। अगर ये सभी चीजें साथ में होगी तो वो एनिमल कंसीव होगा। और इसमें से एक भी चीज अगर सही वक्त पे सही समय पे नहीं होती है तो वो जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी और वो एनिमल रिपीट हो जाएगा, अगली बार आपको और दोबारा इंसेमिनेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि हम कौन सा पशु सेलेक्ट करें सॉर्टेड सीमेन की इंसेमिनेशन के लिए। तो हीफर जो है, मतलब वो हमारा फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। और उसका बेसिक रीजन है कि हीफर का जो यूटरस है वो स्टेराइल होता है, हीफर के ऊपर कुछ मिल्क प्रोडक्शन का स्ट्रेस नहीं होता है, तो उसमें कंसेप्शन रेट ज्यादा मिलता है। लेकिन अपने इंडियन कंडीशन में जो हीफर्स होती है वो बहुत ज्यादा पैमाने पे निग्लेक्टेड होते हैं फीडिंग के लिए, उनको मिनरल मिक्सचर नहीं देते, दाना ज्यादा नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे पशु को हम इंसेमिनेशन करेंगे तो हीफर्स में भी हमें कंसेप्शन रेट कम होगा। तो इसलिए फार्मर को हमें बताना चाहिए कि अगर आपको हीफर पे इंसेमिनेशन करना है तो वो क्या दाना दे रहा है, तो उसको अगर कम दे रहा है तो उसको एडवाइस करना चाहिए कि ज्यादा दाना खिलाओ। दूसरा चीज है कि मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे तो उसको एडवाइस करना चाहिए कि मिनरल मिक्सचर का सप्लीमेंटेशन करो। अगर हम ये चीज करते तो हमें हीफर्स में मोर देन 50% भी कंसेप्शन रेट मिल सकता है। और जो गाय है 1 2 3 बैत वाली, और उसका हिस्ट्री अगर हमें पता है कि पहले बैत में वो एक बार इंसेमिनेशन किया था तो कंसीव हुई थी, या 2 बार इंसेमिनेशन किया तो कंसीव हुई थी, तो ऐसे पशु हम सॉर्टेड सीमेन में ले सकते हैं। हिस्ट्री बहुत जरूरी है कि आप हिस्ट्री, एक तो आपके अगर सॉफ्टवेयर में डाटा है तो सॉफ्टवेयर में मिल सकती है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते तो आपको किसान को भी पता होता है, या आप उसी एरिया में बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो आपको भी पता होता है कि वो गाय 1 या 2 एआई पे प्रेग्नेंट या रुकती है। तो ऐसे पशु हम सेलेक्ट करना चाहिए। इसका जो इंसेमिनेशन है वो जनरली हम कन्वेंशनल सीमेन में AMPM रूल के हिसाब से एआई करते हैं, मतलब जो एनिमल मॉर्निंग आवर्स पे हीट पे आता है तो उसको शाम में एआई होती है, या जो शाम में आता है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम एआई करते हैं। तो इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 14 से 20 घंटे के बाद एआई होना चाहिए, जब उसके हीट के साइन शुरू होते हैं उसके बाद। और जो आइडियल टाइम है वो स्टैंडिंग हीट है। ये स्टैंडिंग हीट क्या है ये भी आने वाले कुछ स्लाइड्स में हमें पता चलेगा। और जो ये है वो जो हीट के अदर साइंस है, जैसे कि क्रिस्टल क्लियर डिस्चार्ज है, रेडनिंग ऑफ वल्वा है, और स्टैंडिंग टू बी माउंटेड हीट है, और जो यूट्रस का टोन है वो अच्छा है, ऐसे एनिमल पे ये होना जरूरी है। ये करते वक्त रिपीट ब्रीडर एनिमल हमें सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। रिपीट ब्रीडर एनिमल किसे कहते हैं, तो जो एनिमल को हमने काविंग के बाद ये करना शुरू किया, 3 इंसेमिनेशन हो गए लेकिन वो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हुआ, तो उस एनिमल को हम रिपीट ब्रीडर कहते हैं। तो वैसे पशु को हमें सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। बाद में जो एनिमल
अच्छे न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, दाना अच्छा दे रहे, हरा चारा है, उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा है, रिप्रोडक्टिव कंडीशन अच्छा है, वैसे एनिमल हमें सेलेक्ट करना चाहिए। और जो एनिमल किसी भी स्ट्रेस में है, वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो या मिल्क प्रोडक्शन का ज्यादा स्ट्रेस है, या मान लीजिए कि बीमार पशु था और बाद में वो 8-10 दिन के बाद हीट पे आया, तो ऐसे पशु को हमें सॉर्टेड सीमेन से या उस वक्त नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि बाद में नेक्स्ट हीट में उसका बॉडी कंडीशन इम्प्रूव हो, उस एनिमल पे हम यह करना जरूरी है। तो इसमें जो लेसन है वो हमारा हीफर पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहना चाहिए, हीफर। और अगर वो अच्छा कॉन्सेंट्रेट वगैरह नहीं खिलाए तो वो एडवाइस करना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच वाले पशु और जिसका हिस्ट्री अच्छा हो, ब्रीडिंग हिस्ट्री, उस पशु को हमने सेलेक्ट करना जरूरी है। ये कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, तो इसमें हर स्टेप को बहुत अहमियत है, एनिमल कंसीव होना नहीं होना उसके ऊपर। तो हम इस हर स्टेप को हम देखेंगे। आप जानते हैं कि बॉडी कंडीशन स्कोरिंग, अब बहुत बार हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बॉडी कंडीशन स्कोरिंग क्या होता है कि एक विजुअल असेसमेंट है। जो बॉडी फैट है वो जहाँ बॉडी के ऊपर स्टोर होते हैं, और ये जो बॉडी फैट मतलब क्या है कि ये पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व है, मतलब एनर्जी का स्टॉक करके रखा है एनिमल में अपने बॉडी में। और ये जो अगर हम देखते हैं तो उस हर्ड पे हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो सही में अच्छा खिलाता है नहीं खिलाता है, उसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी मिल सकती है। तो कार्विंग के बाद आप सभी जानते हैं कि एनिमल निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है, और उसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, कि जैसे कि रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा है, बाद में मेट्राइटिस होता है, एंडोमेट्राइटिस होता है, वो एनिमल सही टाइम पे हीट पे नहीं आता है। तो ये इसका बेसिक रीजन क्या है कि वो एनिमल निगेटिव एनर्जी बैलेंस में होने की वजह से ये कई सारे प्रॉब्लम्स की जड़ वही है। और अब आपको ये एक पिक्चर दिख रहा है, उसमें 3 गाय है, 2, 3, 4 हमने उसको स्कोर किया है। तो आप ये पिक्चर देखने से ही पता चलता है आपको कि आप 2 नंबर का जो गाय है वो बहुत वीक लग रहा है, उसके ऊपर कहीं पे भी फैट नहीं है, उसके सब बोन्स आपको दिख रहे हैं, पेल्विक बोन्स दिख रहे हैं, पिन बोन्स दिख रहे हैं, और फैट डिपोजिशन बिल्कुल नहीं है। 3 नंबर का जो एनिमल है वो उसके ऊपर फैट आपको दिखाई दे रहा है, बोन्स भी इतना विजिबिलिटी नहीं है, और 4 नंबर का जो एनिमल है उसके ऊपर थोड़ा एक्सेस फैट हमें दिखाई दे रहा है। तो सॉर्टेड सीमेन के लिए जब हम एनिमल का चयन करेंगे तो हमारे ज्यादा से ज्यादा एनिमल 3 नंबर जो स्कोर है वो होने चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 2 नंबर के एनिमल कंसीव नहीं होंगे, होंगे कंसीव जरूर होंगे, लेकिन 2 स्कोर वाले अगर 10 एनिमल को हमने 1 महीने में ये किया तो हो सकता है वो उसमें से 1 या 2 ही गाय प्रेग्नेंट होगी। वही अगर 3 नंबर वाले 10 एनिमल को हम ये करते हैं तो उसमें हमारे 5 या 6 भी एनिमल कंसीव हो सकते हैं। और ये हमने देखा है कई सारे राज्यों में, करीब 3 लाख के ऊपर हमने इंसेमिनेशन किए हैं, और जो बॉडी कंडीशन स्कोर 3 है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा कंसेप्शन रेट मिला है। तो ये करते वक्त अगर हम थोड़ा भी ध्यान देंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसका बॉडी कंडीशन स्कोर क्या है, वो कंसीव हुई नहीं हुई, तो आपके एक्सपीरियंस से भी आप ये कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा टूल है, और इवन कन्वेंशनल सीमेन में भी हम यूज कर सकते हैं। ना इसको कुछ एडिशनल पैसा लगने वाला है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। अगर 2 नंबर वाला पशु किसान बोलता है कि मेरे एनिमल को ये करो, तो उसको हमें एडवाइस करना चाहिए कि भाई इसको 1-1.5 महीना थोड़ा दाना बढ़ा के खिलाओ, उसको मिनरल मिक्सचर दो, थोड़ा सेहत अच्छा होगा तो हम उसको नेक्स्ट हीट पे या उसके नेक्स्ट हीट पे इंसेमिनेट करेंगे।
वही अगर ज्यादा फैटी एनिमल है तो उस फैटी एनिमल को भी इंसेमिनेशन करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमें रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम नजर आते हैं। तो वैसे पशु का थोड़ा कॉन्सेंट्रेट फीड जो है वो आप 1 महीना 1.5 महीना थोड़ा कम करो, तो उसका फैट डिपॉजिटेड फैट जो है वो कम हो जाएगा और बाद में आप ये करो। तो इस तरह हम हमारा कंसेप्शन रेट इंप्रूव कर सकते हैं कि सही ढंग का एनिमल हमें सेलेक्ट करने आना चाहिए। अगर हम सही एनिमल सेलेक्ट करेंगे तो कंसेप्शन रेट अच्छा होगा, कंसेप्शन रेट अच्छा होगा तो नेचुरली फार्मर का जो तकनीक के ऊपर भरोसा है वो बढ़ेगा। हमने फील्ड पे देखा है कि मैक्सिमम हम एनिमल जो है हमें 1 या 2 बॉडी कंडीशन स्कोर जो है वैसे दिखाई देते हैं, और उस फार्मर को हमें यह अवगत करना जरूरी है कि इसका बॉडी कंडीशंस इंप्रूव होना जरूरी है। अब ये कौन से वक्त पे क्या बॉडी कंडीशन स्कोर होना चाहिए, इसका एक स्लाइड है कि ड्राई ऑफ, जब हम गाय या भैंस को ड्राई करते हैं तब 3.5 बॉडी कंडीशन स्कोर होना चाहिए। मैंने 3.5 का पिक्चर आपको नहीं दिखाया, लेकिन 3 और 4 के बीच में जो बॉडी होगा कंडीशन होगा उस कंडीशन पे, मतलब थोड़ा स्लाइटली ज्यादा फैट चाहिए। काविंग के वक्त वो 3.5 चाहिए। 30 डेज इन मिल्क मतलब ब्याने के बाद वो 2.5 to 3 होता है। मतलब अगर 3.5 भी है तो डिलीवरी के बाद वो कंडीशन एनिमल का खराब होता है, तो नेचुरली डिपॉजिटेड फैट भी कम होता है। मिड लैक्टेशन मतलब 100 या 200 दिन तक दूध देने का जो पीरियड है ब्याने के बाद, वो बॉडी कंडीशन स्कोर 3 होना चाहिए, और 30 to 60 डेज बिफोर ड्राई ऑफ वो 304 होना चाहिए। तो ये अगर हम किसानों को इसके बारे में थोड़ी बात चर्चा करते हैं तो किसानों का भी फायदा है। और इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अपने यहाँ एनिमल जब ड्राई होता है तब उसके तरफ ध्यान नहीं देते, और डिलीवरी के पहले 1.5 महीना जो है वो फीडिंग ऐसे होना चाहिए कि ब्याने के बाद जो पशु को मिलता है, मतलब अगर 6 किलो कॉन्सेंट्रेट मिलता है तो उसको 1.5 महीने पहले से ही वो 6 किलो जाना चाहिए। अगर वो अच्छा कॉन्सेंट्रेट देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे, तो उसका बॉडी कंडीशन स्कोर भी ठीक रहेगा, और डिलीवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस जनरली जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे, और इसकी वजह से वो सही समय पे हीट पे आएगा, पशु कंसीव भी होगा और नेक्स्ट प्रेगनेंसी कैरी भी करेगा। ये आपकी जानकारी के लिए बॉडी कंडीशन स्कोर एक कैसे दिखाई देता है। हमने फील्ड पे देखा है कि कई सारे एनिमल 1 या 2 बॉडी कंडीशन स्कोर के हमें देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे 10 पशु को मैंने यह किया तो इसमें हो सकता है कि एक भी प्रेग्नेंट ना हो। और फिर कंसेप्शन रेट कम क्यों आता है, तो ये सारे कई सारे रीजंस हैं। तो ये पशु को हमने अवॉइड करना चाहिए, इसका बॉडी कंडीशन थोड़ा इंप्रूव होने का वेट करना चाहिए और बाद में इसको इंसेमिनेट करना चाहिए। ये बॉडी कंडीशन स्कोर भी वैसे ही है, और दिस इज द आइडियल एनिमल। अगर इसमें जितने ज्यादा सॉर्टेड सीमेन किया हो सकते हैं ऐसे पशु पे उतना आप कीजिए, आप देख सकेंगे कि कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा मिलता है। ये बॉडी कंडीशन स्कोर 4, ये भी थोड़ा ज्यादा बॉडी फैट है, इसको थोड़ा कम करना जरूरी है। अगर ऐसा पशु है तो इसको 1.5-2 महीना हो सकता है थोड़ा फैट डिपोजिशन कम होने के लिए, और उसका कॉन्सेंट्रेट आपको कम करना पड़ेगा। एनिमल सिलेक्शन की बात आता है कि हीट में हमें क्या क्या ध्यान देना जरूरी है। कई सारे सिम्टम्स हम हीट के दौरान देखते हैं, लेकिन कौन सा सिम्टम हमें इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना चाहिए। आप एक चार्ट देख रहे होंगे तो उसमें कई सारे साइन है, स्ट्रेस के हीट के साइंस है, और कुछ पॉइंट्स आगे दिए हैं। तो ये एक ऐसा स्टडी है कि कौन से पॉइंट्स को कितना वेटेज है वो एनिमल कंसीव होने के लिए। अब हम सभी लोग म्यूकस वेजिनल डिस्चार्ज को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन कंसेप्शन के साथ अगर हम उसको जोड़ेंगे तो उसको केवल 3 पॉइंट्स है, मतलब ज्यादा अहमियत नहीं रखता है ये म्यूकस वेजिनल डिस्चार्ज। दूसरा है कि कैजुअलिंग, मतलब थोड़ा एनिमल का बिहेवियर चेंज होता है, वो चीखता मतलब अलग
ढंग से आवाज करता है तो उसको कैजुअलिंग कहते हैं, तो उसको 3 पॉइंट्स है। थोड़ा उसका बिहेवियर चेंज है, रेस्टलेस होता है एनिमल, हमेशा घूमते रहता है इधर उधर इधर से उधर, तो उसको 5 पॉइंट है। स्नीपिंग, दूसरे गाय को पीछे से सूंघता है तो उसको 10 पॉइंट्स है। चिन रेस्ट जो करता है उसको 15 पॉइंट्स है। माउंटेड बट नॉट स्टैंडिंग, जो एनिमल हीट पे वो दूसरे पशु के ऊपर माउंट करता है तो उसको 10 पॉइंट्स है। माउंटिंग और अटेम्प्ट करता है अदर काउस, तो वो 35 पॉइंट्स है। माउंटिंग हेड साइड ऑफ अदर काउ, वो 45 पॉइंट्स है। और स्टैंडिंग हीट जो है वो 100 पॉइंट्स है। मान लो कि ये जो माउंटिंग जो है वो वहां से अगर हम इंसेमिनेशन उस वक्त पे करते हैं तो हमारे कंसेप्शन रेट के चांसेस ज्यादा है। और अगर स्टैंडिंग हीट पे हम ये करते हैं तो सबसे ज्यादा कंसीव होने के चांसेस है। अब स्टैंडिंग हीट जो है वो अगर लूज हाउसिंग है तो आपको पता चलेगा। अगर टाइड एनिमल है, बांध के रखा है उसको, तो आपको हो सकता है कि ये साइंस दिखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जब पर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हाथ रेक्टम में डालते हैं तब आपको ये पता चलता होगा कि कुछ एनिमल बहुत हिलते हैं, आपको अलाउ नहीं करते एआई के लिए, इधर से उधर होते हैं। और कुछ एनिमल बहुत शांत एक जगह पे खड़े रहते हैं। और अगर वैसे जो पशु है आपको अलाउ कर रहे हैं, वो बलूनिंग नहीं कर रहे, हिल नहीं रहे, तो उसका मतलब है वो स्टैंडिंग हीट पे है। और उस समय अगर हम ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे तो वो कंसीव होगा। अब ये डिपेंड करता है कि जब हम किसानों को, आपको फोन पे कॉल आता है हीट का कि मेरी गाय हीट पे है, आप आके ये कीजिए, तब हमें ये भी पता करना जरूरी है कि वो एनिमल कब से हीट पे आया है, कितने समय तक हीट पे रहता है। और वो किसानों से बात करके फिर आपका शेड्यूल, मतलब वहां पे ये कब करने के लिए जाना है, वो उस हिसाब से फिक्स होना चाहिए। अगर मान लो कि वो 30 घंटा ये मतलब हीट ड्यूरेशन रहता है और आप पहले 6 घंटे में जाके ये करके आए, तो हो सकता है वो वहां पे वैसे कंसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम जो स्पर्म्स डिपॉजिट करते हैं यूट्रस में वो केवल 24 आवर्स ही जीवित रहते हैं। तो इसकी वजह से ये सब सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। और स्टैंडिंग हीट में जितना ज्यादा हम इंसेमिनेशन करेंगे उतना अच्छा कंसेप्शन रेट हमें मिलेगा। ये जैसे चिन रेस्ट मैंने आपको जिक्र किया था, वो ऐसे एनिमल देखते हैं, ये भी चिन रेस्ट का ही इमेज है। ये माउंट हो रहा है एनिमल, लेकिन एक जगह पे खड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ आप देखिए कि जो गाय हीट पे है वो आराम से खड़ी है, दूसरा एनिमल उसके ऊपर माउंट हो रहा है। और दिस इज द आइडियल टाइम ऑफ एआई। जो म्यूकस वेजाइनल डिस्चार्ज है, ये भले उसका प्रायोरिटी कम है, लेकिन डिस्चार्ज से हमें यूट्राइन कंडीशन का पता चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि उसमें कुछ व्हाइट फ्लेक्स हमें नजर आते हैं। थोड़ा अगर व्हाइट फ्लेक्स है तो कुछ दवा पानी करने की या यूट्रस में छोड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ उसका स्मेल लो, अगर खराब फोर्टिड स्मेल है, बैड स्मेल है उस डिस्चार्ज का, तो ही इंट्रायूटराइन करने की जरूरत है। हर दफा यूट्रस ऐसा प्रिपेयर होता है कि वो प्रेगनेंसी कैरी कर सके। अगर प्रेग्नेंट नहीं होता है, एनिमल रिपीट हो जाता है, तो वो जो इपिथेलियल सेल्स है वो सब डेड डेब्री सेल नेक्स्ट हीट के दौरान वो डिस्चार्ज में हमको दिखाई देते हैं। तो उसके लिए कुछ दवा पानी करने की जरूरत नहीं है। अगर 40 या खराब स्मेल है तो ही आप इंट्रायूटराइन कीजिए। जो रेडनिंग ऑफ वल्वा है, ये भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंडिकेट करता है कि एनिमल सही में हीट में है या नहीं है। दूसरा चीज है कि हीट पास ऑलरेडी गया है या नहीं है। इसका अगर हर एआई के वक्त आप ऑब्जर्वेशन करके रखते हैं तो आपके विजुअल इंस्पेक्शन से भी आपको कई सारी आइडिया आ सकती है। लूज एनिमल के ऊपर आपको, अगर लूज हर्ड है तो हूफ के निशान ऐसे आपको नजर आएंगे, इससे भी हम हीट वाला एनिमल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बड़े बड़े कमर्शियल फार्म्स है जहाँ पे 1000, 1500, 2000 एनिमल है, वहां पे ये टेल हेड चॉकिंग करके हीट डिटेक्शन किया जा सकता है।
मतलब हर एनिमल का जो टेल हेड है उसको कलर से, चॉक से कलर दिया जाता है। अगर हीट पे है पशु तो दूसरे पशु माउंट होने की वजह से वहां का कलर निकल जाता है, तो नेक्स्ट डे जब ब्रीडर आता है, इंसेमिनेटर आता है, तब उसी एनिमल को पकड़ के वो एआई कर सकता है। तो ये भी एक टूल आपके लिए। जो हीट पे एनिमल है उसका जो फ्लैंक रीजन है या पेट है, उसके ऊपर डिस्चार्ज के कई सारे निशान आपको नजर आएंगे, तो दूर से भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो वल्वल लिप्स है या वल्वा है वो सोलन होती है नेचुरली। जो नॉन हीट पे एनिमल है उसका नॉर्मल वल्वल लिप्स होते हैं। जो हीट पे एनिमल है उसका सोलन वल्वा और रेड टू मॉइस्ट कलर मॉइस्ट होता है, और जो नॉ हीट पे नहीं है पशु वो ड्राई और पेलर वल्वा का कलर हमें नजर आता है। इसके बाद अभी तक हमने जिक्र किया कि एनिमल कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, बाद में कौन से हीट साइंस को ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद आता है कि सीमेन हैंडलिंग कैसे होना चाहिए। सीमेन हैंडलिंग जो है ये कभी भी सीमेन हैंडल होते वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रांसफर करने वाला कंटेनर है, शिफ्ट करने वाला जो कंटेनर है वो अगल बगल में होना चाहिए। नहीं तो इंसिमिनेटर का कंटेनर उसके टू व्हीलर को ही अटैच है और हम गाड़ी में से उसको सीमेन हैंड ओवर कर रहे, तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए वो एक्सपोज हो रहा है, भले वो गॉबलेट में भी हो उसके साथ LN2 भी हो, लेकिन उतना ज्यादा समय अगर हम एक्सपोज करेंगे तो उसमें इसके कई सारे स्पॉम्स डेड हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप शिफ्ट करते हो सीमेन एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में, तो बहुत नजदीक रख के बहुत कम समय में हमें शिफ्ट करना चाहिए। पहले ही कैनिस्टर फ्रॉस्ट लाइन तक लेके आना चाहिए और इमीडिएट फोर्सेप से उसको दूसरे कंटेनर में कैनिस्टर में डालना चाहिए। बाद में कैनिस्टर का जो लेबलिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर सॉर्टेड सीमेंट के लिए हम एक डेसिग्नेटेड 1 या 2 नंबर का कैनिस्टर आप फिक्स रखते हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कन्वेंशनल सीमेंट के हम 100 150 200 एआई करते हैं महीने में, और उसमें अगर सॉर्टेड सीमेंट की स्ट्रॉ हम रखेंगे तो बहुत बार लिफ्टिंग होता है। जितने बार हम लिफ्ट करते हैं उतना उसका मोटिलिटी कम हो जाएगा। तो बेहतर है कि सॉर्टेड सीमेंट के लिए डेसिग्नेटेड कैनिस्टर रखो, और वो कैनिस्टर में सिर्फ सॉर्टेड सीमेंट की स्ट्रॉ होगी, तो मतलब जब आप सॉर्टेड सीमेंट की एआई करते हो उसी वक्त आप उसको लिफ्ट करेंगे। ये जो फ्रोस्ट लाइन है, मतलब कंटेनर का जो लीड होता है वहां से 8 सेंटीमीटर तक फ्रोस्ट लाइन जिसे हम कहते हैं, वहीं तक हमें कैनिस्टर लिफ्ट करना चाहिए। वहां पे -73 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अगर उसके ऊपर हमने स्ट्रॉ को एक्सपोज किया तो स्पर्म्स हमें जो मोटिलिटी है वो कम हो सकती है। बाद में जो फोर्सेप्स है वो हमने कई सारे सेंटर पे ऐसे ट्वीजर्स दिए हैं। आप हो सकता है कई लोग उंगली से भी स्ट्रॉ उठाते होंगे या कई लोग स्टील का फोर्सेप यूज करते हैं। उंगली से तो स्ट्रॉ उठाना नहीं चाहिए। दूसरा चीज है कि जब फोर्सेप से हम यूज करते हैं तो अगर मेटल का फोर्सेप है तो उसको प्री कूल करना जरूरी है। थोड़ा LN2 के वेपर्स के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो थर्मल शॉक स्ट्रॉ को ना लगे। और थॉइंग, उसके बाद थॉइंग के लिए हम स्ट्रॉ डालते हैं, तो स्ट्रॉ अगर हम थॉइंग में वाटर में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अगर गाय मतलब HF जर्सी, HF क्रॉस, जर्सी क्रॉस, इंडिजिनस काऊ के जो सीमेन है इंडिजिनस ब्रीड का, उसको हमने 60 सेकंड्स तक 1 मिनट तक स्ट्रॉ को थॉ करना चाहिए। वही बफेलो का सॉर्टेड सीमेन है, मतलब मुर्रा हो, जाफराबादी हो, मैसानी हो, तो हमें 2 मिनट तक वो स्ट्रॉ को 37 डिग्री पानी में रखना चाहिए। ये जो टाइमिंग है, ये इसका जो मीडिया है वो अलग मीडिया होता है, हमारे कन्वेंशनल सीमेंट जैसे मीडिया नहीं होता है। तो उसको
नॉर्मल मोटिलिटी पे लाने के लिए इतना समय की जरूरी है। तो आप ये भी ध्यान से करना चाहिए कि उसको सही वक्त तक आपने 37 डिग्री पानी में रखा। दूसरा चीज है कि जब हम पानी का टेम्परेचर देखते हैं तो कई सारे लोग उंगलियों से ही पता लगाते हैं कि वो 37 है, लेकिन जब हम उंगली से चेक करते हैं टेम्परेचर तो वो अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। कई दफा अगर ठंड का समय है तो गर्म पानी भी आपको गार लग सकता है या वो करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। तो कन्वेंशनल सीमेंट हो या सॉर्टेड सीमेंट हो, हमने आइदर थर्मोमीटर और थर्मामीटर डाल के ही पता करना चाहिए। ऐसे कई सारे थर्मोमीटर्स अभी मार्केट में उपलब्ध है, तो आप थर्मोमीटर से पहले कंफर्म कीजिए कि वो 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 94 टू 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और उसी समय आप उसमें स्ट्रॉ थॉइंग के लिए डालिए। अब ठंड का सीजन है, कई राज्यों में, कई नॉर्थ स्टेट्स में ऐसे होता है कि जो गन जो है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर का होता है। मतलब अगर एनवायरमेंटल तापमान जो है वो मानो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नेचुरली गन का भी टेम्परेचर 12 डिग्री होगा। अगर 12 डिग्री की गन में हम 37 डिग्री की स्ट्रॉ लोड करेंगे तो वो जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। अब वो गन को थोड़ा हीट देने के लिए अगर हम अपने ड्राई हाथ से 5-6 बार गन के ऊपर उसको घुमाते हैं तो नेचुरली गन का जो टेम्परेचर है वो 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है। अगर वो 30-32 डिग्री तक आएगा तो नेचुरली 37 और 32 में ज्यादा अंतर नहीं है, तो उतना शॉक जो 10-12 डिग्री से होने वाला है वो नहीं होगा। और इसमें भी हम जो स्पर्म का लॉस जो हो रहा था वो हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है और केवल ड्राई हैंड से करना चाहिए, ये थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बाद में हमने स्ट्रॉ को क्लीन या ड्राई करने के लिए वो टिश्यू पेपर यूज करना चाहिए। कई लोग नैपकिन यूज करते हैं, टॉवेल नैपकिन, लेकिन वो टॉवेल नैपकिन बहुत बार गीले होते हैं, बहुत सारा इन्फेक्शन उस पर ही रहने की चांसेस है। तो अगर हम टिश्यू पेपर यूज करेंगे तो और अच्छे नतीजे हमें मिल सकते हैं। जो स्ट्रॉ हम कट करते हैं तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री सेंटीग्रेड कट करना चाहिए, और अगर उसका एंगल गलत हो गया तो बहुत बार सीमेंट बैकफ्लो आता है शीट में ही, तो ये भी हम सीजर अच्छी रहने चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत बार फील्ड पे हम देखते हैं कि जो किट होता है वो सही ढंग का नहीं होता है, बहुत सारे सीजर्स ऐसे हैं। अगर ऐसी सीजर से हम स्ट्रॉ कट करेंगे तो हो सकता है कि इसमें से कई सारे बैक्टीरिया हम स्पर्म सीमेन में डाल सकते हैं। अब आजकल सीजर के बजाय स्ट्रॉ कटर यूज होता है। सीजर के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सीजर हम स्ट्रॉ कटिंग के लिए यूज करेंगे तो वो सीजर दूसरे किसी काम के लिए नहीं यूज करेंगे। मतलब वुंड ड्रेसिंग या अन्य कोई काम के लिए अगर सीजर यूज करेंगे तो वो स्ट्रॉ के लिए नहीं यूज होना चाहिए। स्ट्रॉ के लिए डेसिग्नेटेड सीजर ही रहना चाहिए। अगर स्ट्रॉ कटर है उसको भी अगर हर समय समय पे हमने क्लीन या ड्राई नहीं किया ब्लेड को तो वो उसका भी ढंग ऐसे होता है। तो ये भी हमें ध्यान देना जरूरी है, उसका क्लीनिंग भी इम्पोर्टेंट है। बाद में सायर आईडी जो स्ट्रॉ हम लगाना चाहते हैं सही में वही आया नहीं आया वो चेक करना चाहिए। गन लोड करना चाहिए, बाद में शीट अप्लाई करना चाहिए, लॉक करना चाहिए सही ढंग से। और अगर कई दफा मैंने फील्ड पे देखा है कि किसानों के पास ठीक से रस्सी भी नहीं होती है, तो अगर पशु थोड़ा हिलता है या उसको बांधने में समय लगता है तो हमें जो गन जो है लोडेड गन, मतलब जो ऑलरेडी थर्ड स्ट्रॉ उसमें है, तो वो हमारी बॉडी को अटैच रखना चाहिए। कई सारे लोग तलवार जैसी वो गन लेके खड़े रहते हैं, तो अगर मानो कि वहां 10 डिग्री का टेम्परेचर है तो नेचुरली वो अगेन थर्मल शॉक में जाएगा सीमेन, और वहां पे स्पर्म लॉस हमें दिखाई देगा। यहाँ पे आप जब गन इंसर्ट करते हैं तो अगर हम टिश्यू पेपर से वल्वल लिप्स ड्राई करते हैं
तो हमारी गन की टिप से जाने वाली जो भी गंदगी है या इन्फेक्शन है वो हम कई हद तक रोक सकते हैं। बाद में हम एआई के लिए हाथ इंसर्ट करके गन को जेंटल गाइड करके हम सर्विक्स तक जाते हैं, सर्विक्स अच्छा होल्ड करते हैं। बाद में सर्विक्स में जाते वक्त कई दफा फॉरनिक्स में हमें परेशानी होती है, लेकिन आराम से हमें जेंटली सर्विक्स में से गन को पुश करना है, और वो सर्विक्स क्रॉस होने के बाद जो बॉडी ऑफ यूटरस है, ये जो प्लेस है, यहाँ पे हमें सीमेन डिपॉजिट करना है। यहाँ सही प्लेस पे हमारी गन है या नहीं है, ये जेंटली हमें चेक करना है। अगर थोड़ा भी हम हार्ड पुश करेंगे और ऊपर से हमारा फिंगर होगा तो वहां पे इंजरी के भी चांसेस है। तो वो जब हम पीछे से गन को पुश करते हैं तो सामने वाला हाथ हमारा जेंटल होना चाहिए, और जो पुश जो है गन को वो भी जेंटल होना चाहिए, आराम से ये करना चाहिए। और दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ सीमेन। कई लोग जैसे जैसे एक्सपर्टी बढ़ती है तो आगे आगे डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं, और इसमें कई सारे ड्रॉबैक्स है। अगर जैसे ही हम आगे सीमेंट डिपॉजिट करेंगे, आधा सीमेंट एक हॉर्न में, आधा सीमेंट दूसरे हॉर्न में, तो उसमें कई सारे चैलेंजेस भी है। अगर इस लोकेशन पे एनिमल थोड़ा भी हिलता है तो ये यूटरस फटने की चांसेस बहुत ज्यादा है। या हमारी गन के टिप को कुछ इन्फेक्शन या डेब्रीज या गोबर लेके गए हम तो वो बहुत आगे तक डिपॉजिट करेंगे। बाद में कुछ इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वो अगर हम बॉडी ऑफ यूटरस में जस्ट इन फ्रंट ऑफ सर्विक्स डिपॉजिट करते हैं तो नेचुरली एनिमल की फैगोसाइटिक एक्शन से वो इन्फेक्शन बाहर चले जाएगा। दूसरा चीज है कि जब हम बॉडी ऑफ यूटरस में स्पर्म डिपॉजिट करते हैं तो वो यूट्रोट्यूबल जंक्शन तक जाने तक कई सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज उसके ऊपर होती है, और वो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है वो होने के लिए वो स्पर्म ने ट्रैवल करना चाहिए पूरे यूट्राइन हॉर्न में से। अगर वो समय हम देंगे नहीं, हम डायरेक्ट यूट्रोट्यूबल जंक्शन पे ही सीमेंट डिपॉजिट करेंगे, हो सकता है वहां स्पर्म जाए, लेकिन अगर वो जो कैपेसिटाइजेशन नहीं होता है तो वो स्पर्म ब्रीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। वो जो ओवा का जो सेल वॉल है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो वो ब्रीडिंग नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम बॉडी ऑफ यूटरस में ही सीमेन को डिपॉजिट करें, और दिस इज द आइडियल प्लेस फॉर द डिपोजिशन ऑफ सीमेन। हर ये होने के बाद हमें जो भी टूल्स और टैकल्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको ड्राई और क्लीन करके रखना चाहिए नेक्स्ट एआई के लिए। अगर ये आदत हम डालते हैं तो इससे कई सारी इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आ सकती है। बाद में जो रिकमेंडेशंस है, अभी तक हमने जो पिक्टोरियल देखा उसी को हम वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो ये चीजें है कि जैसे कि आप हर एआई के बाद आपके सभी टूल्स और टैकल जो है वो क्लीन और ड्राई करेंगे। बाद में कौन से भी पशु का आपको कॉल आता है तो उसका हीट साइंस कब से स्टार्ट हुए, कब से कितना समय पे हीट पे रहती है, ये हमें किसानों को पूछना चाहिए। बाद में जो गाय को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके पास्ट ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स भी हमें पूछना जरूरी है। पर रेक्टल हार्ट डाल के हमें हीट के साइंस है क्या नहीं, यूट्राइन टोन है क्या, कुछ मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस नहीं है, ये कंफर्म करना चाहिए। आफ्टर कंफर्मेशन ईयर टैगिंग होना जरूरी है। जो पशु को टैग है उसको कुछ जरूरत नहीं, लेकिन जिसको टैग नहीं है उसको टैगिंग करना चाहिए, क्योंकि फॉलोअप के लिए हमें आसानी जाएगा। बाद में शीट, गन, किडनी ट्रे, सीजर, टिश्यू पेपर, थॉ वाटर, थॉ मॉनिटर, ये सब रेडी रख के 37 डिग्री का पानी आपको आपके पास रहना चाहिए। कभी भी सीमेन कैनिस्टर हम लिफ्ट करते तो फ्रॉस्ट लाइन के ऊपर नहीं करना चाहिए, और मिनिमम समय में हमें स्ट्रॉ को निकाल के थॉइंग वाटर में डालना चाहिए। उसको बहुत कम से कम एक्सपोज किया जाना चाहिए। बाद में उसको चेक करने के बाद जो एक्सेस लिक्विड नाइट्रोजन है वो निकलने के बाद
37 डिग्री वाटर में उसको स्ट्रॉ को डालना है। 60 सेकंड गाय वर्क के लिए और भैंस की स्ट्रॉ के लिए वो 120 सेकंड या 2 मिनट तक हमें थॉइंग करना जरूरी है। और जो थॉइंग वाटर का टेम्परेचर है वो हमने थर्मामीटर से या थर्मोमीटर से क्रॉस चेक करना चाहिए। मैंने कई जगह पे ये देखा है कि अगर सिर्फ ये आप इंक्लूजन करते हो कि थॉइंग वाटर का टेम्परेचर थर्मोमीटर या थर्मामीटर से देख के ही फिर स्ट्रॉ डालते हैं, तो कई लोगों का 2-3% तक कंसेप्शन रेट बढ़ा आया है। और ये सिर्फ एक चीज की वजह से हम इतना चेंज कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा है एनवायरमेंटल टेम्परेचर, तो आपको जैसे मैंने वो फोटो में दिखाया था, वो आपके हाथ से गन को थोड़ा वार्म कीजिए और फिर स्ट्रॉ उस पे लोड कीजिए। बाद में वो स्ट्रॉ को थॉइंग डालने के बाद टिश्यू पेपर से उसको ड्राई करने के बाद 1/4 इंच स्क्वायरली उसको 90 डिग्री में कट करना चाहिए। बाद में जो शीट है वो सही ढंग से अप्लाई करना चाहिए। बाद और इंसिमिनेशन जो है वो मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर, मतलब कई सारे पशु को हम 1 या 2 मिनट में भी इंसिमिनेट कर सकते हैं। जितना कम समय में आप इंसिमिनेशन करोगे उतना बेहतर आपको नजर आएगा। अगर थोड़ा ज्यादा समय लगता है तो जो गन जो है वो आपकी बॉडी को टच करके रखिए। इसकी वजह से थोड़ा थर्मल शॉक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो गन इंसर्ट करने के पहले हम वल्वल लिप्स और वो वाइप आउट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, टिश्यू पेपर से साफ करना चाहिए। और इंसर्ट करते वक्त 30 डिग्री अपवर्ड एंगल लेके जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। बाद में सर्विक्स क्रॉस करने के बाद गन को हमने चेक करना चाहिए कि वो बॉडी ऑफ यूटरस में है या नहीं है। और आधा स्ट्रॉ डिपॉजिट होने के बाद और वेट करके कंफर्म करो कि वहीं पे मैं जहां डिपॉजिट करना चाहता था वहीं पे गन का टिप है या नहीं, और बाद में आधा स्ट्रॉ डिपॉजिट करो। बाद डिपॉजिट होने के बाद हमने स्लोली गन को पीछे लेना चाहिए। और गन बाहर निकालने के बाद जो टिप ऑफ गन है वहां पे कुछ फ्लैग इन्फेक्शन है क्या, ब्लड है क्या, सीमेन बैक फ्लो हुआ है क्या शीट में, ये क्रॉस चेक करना चाहिए। जो आपने शीट या टिश्यू पेपर, ग्लोव्स जो भी यूज किया है उसको सही ढंग से डिस्पोज करना चाहिए। और अगेन नेक्स्ट एआई के लिए एआई गन और अदर इक्विपमेंट क्लीन एंड ड्राई करके रखना चाहिए। हम सॉर्टेड सीमेन की स्ट्रॉ जो है वो फार्मर को हमारी जो रिसिप्ट रहती है उसके साथ देते हैं कि ट्रेसिबिलिटी के लिए सही में उसने सॉर्टेड सीमेन का एआई किया नहीं किया। उसके लिए वो स्ट्रॉ अगर किसानों को आप स्टेपल करके भी देते हो रिसिप्ट के साथ, तो वो फर्दर ट्रेसिबिलिटी के लिए आसान जाएगा। और जो भी एआई का इंफॉर्मेशन है वो आप एम कृषि में फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जोशी, बहुत अच्छी तरह से आपने सब इंफॉर्मेशन दी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग ज्वाइन हुए हैं वेबिनार में, आपके अगर कुछ प्रश्न है तो प्लीज चैट या क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डालिए। और आप अगर आपको खुद पूछना है तो आपका हैंड रेस करिए, हम आपको बोलने का मौका देंगे। आपके क्वेश्चंस चैट या क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डालिए। क्वेश्चन नहीं है सर हम रुकेंगे, शायद टाइप कर रहे होंगे। जो लोग जुड़े हैं इस वेबिनार में, कृपया आपके अगर कुछ प्रश्न है तो चैट या क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डालिए।
आपको अगर खुद प्रश्न पूछना है तो हैंड रेस कीजिए। प्रहलाद कुमार मंडल, हाँ आप बोलिए, आपका अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछिए। मंडल जी, हैंड रेस जिन्होंने किया है अनम्यूट करिए। हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए आपका। एक सॉर्टेड सीमेंट में कितना स्पर्म होता है? स्पॉटेड सीमेंट में 2.1 मिलियन 20 लाख स्पर्म्स एक स्ट्रॉ में होते हैं, और हमारे कन्वेंशनल सीमेंट में 20 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक स्ट्रॉ में। सर ये इनका रेट क्या लगेगा सॉर्टेड सीमेंट का? रेट इसका करीब 800 850 रुपए तक है। लेकिन सर हम लोग को तो बताया गया था जो 150 रुपया आपको पाइप का ही लगेगा, 1050 रुपया। 1050 रुपया बताया गया था पाइप का, अगर सॉर्टेड सीमेंट यूज करेंगे तो 1050 रुपया लगेगा। कौन से ब्रीड का? ये कोई सा भी ब्रीड हो। कोई सा भी ब्रीड हो। हम लोग को बताया गया था जो पाइप का अगर सॉर्टेड सीमेंट यूज करेंगे तो 1050 रुपया लगेगा। हाँ, अगर हाँ, स्टॉक की कीमत है, एआई की कीमत है? स्ट्रोक कीमत सर, स्ट्रोक। किसने बताया था आपको? वही जो LN2 वाला गाड़ी आती है उसी से हम लोग पता किए थे। हाँ हाँ हाँ, हम चेक करते हैं इसको। हाँ हम बात करते हैं। आप कहाँ, गुजरात से हो? नहीं सर, हम बिहार से है, मधेपुरा से। मधेपुरा से। मैं चेक करता हूँ वहाँ पे, और मैं कोशिश करूंगा आपको मतलब वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह वो ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी जैसे हम लोग का प्रोजेक्ट सर यहाँ पे पूरा हो गया है पाइप का। हाँ 5 ईयर का जो थे, हाँ तो हाँ उनके बाद तो अभी जब हम सॉर्टेड सीमेंट लेना चाहेंगे सर, कैसे प्राप्त होगा हम लोग? सेंटर इंचार्ज से या? नहीं, आप वहीं से, आप बिहार से ही मिलेगा, और वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से सर? हाँ सर यहाँ पर क्या रेट रखा जाएगा हम लोग के लिए बिहार में? नहीं, वो हर राज्य में वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और वो कीपिंग कॉस्ट थोड़ा अलग अलग हो सकता है, 900 1000 तक भी हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा कि बिहार में वो क्या रेट है। थैंक यू सर। और किसी को कुछ प्रश्न है तो हैंड रेस कीजिए। यस, ये आपका फिर से प्रश्न है क्या, प्रहलाद कुमार मंडल? पूछिए पूछिए प्रश्न। मंडल जी प्रश्न पूछिए, आपको, आपने अनम्यूट किया है। विपिन कुमार जी, ग्रुप में, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, तो ग्रुप में किसी का प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछिए, उनके लिए आप पूछ लीजिए प्रश्न। हेलो हाँ बोलिए। सर, पूछना चाहते हैं, भागलपुर बिहार से हैं। सुधा डेयरी में सर यहाँ 325 रुपया में ही मिलता है सॉर्टेड सीमेंट, उसका क्या क्वालिटी है सर? कौन सी डेयरी में? सुधा डेयरी के माध्यम से सर, भागलपुर में। हाँ हाँ हाँ, 325 इसमें रुपये में अगर सर मिलता है सॉर्टेड सीमेंट। कुछ डेयरी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कुछ राज्यों में सॉर्टेड सीमेंट कंसेशनल, मतलब थोड़ा कम दामों में उपलब्ध है,
या कुछ डेयरी स्पॉन्सर भी करती है, मतलब पार्शियल कंट्रीब्यूशन जो है वो डेयरी खुद लेती है। तो वहां पे हो सकता है कि 350-400 में हो, लेकिन कॉस्ट, सीमेंट का कॉस्ट जो है वो वही रहता है। जी सर, लेकिन फिर तो हम लोग के लिए अमाउंट अधिक हो जाएगा ना। कौन सा? नहीं, ये आप तो सर जैसे बायप से लेंगे तो इसका फिर अमाउंट अधिक हो जाएगा, 850 रुपया ना। या कुछ आप, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है या डेयरी की स्कीम है वो कुछ पीरियड तक सीमित है, या कुछ ये है कि नंबर तक सीमित रहती है, वो क्या हमेशा चलने वाली चीज नहीं है। और जी अगर आपका सही ढंग का काम है तो आप मतलब जो किसान आपसे जुड़े हैं वो जरूर ज्यादा दाम देके भी कर लेते हैं, और हमने ये देखा है। जी, बात तो सही है सर। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट अगर उसको कम दामों में सब्सिडाइज रेट से दे रहा है आज, तो उतने समय तक के लिए हम भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। वो तो गवर्नमेंट का स्कीम है, जब तक है तब तक उसको फायदा लेना चाहिए। जी सर, तो अभी जैसे हम 10-20 पीस लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा सर? हाँ, मिलेगा भागल मिलेगा मिलेगा। तो हमको संपर्क करना पड़ेगा यहाँ जो इंचार्ज है मेरा डिस्ट्रिक्ट का, उनसे? हाँ, उनसे इंचार्ज को ये करो, और कुछ दिक्कत आती है तो मेरा नंबर भी आप नोट करके रख दीजिए। जी सर, नंबर 9637 9637 92 92 87 87। 00। ठीक है सर, और तो परेशानी नहीं है सर, बाकी जो परेशानी मन में था सारी परेशानी सर आपका ये मीटिंग में दूर हो गया। मीटिंग में पूरा हुआ, कुछ समझ में आया या ऐसे ही कह रहे हैं आप? नहीं सर, कुछ तो समझ में आया, लेकिन बीच बीच में मेरा लिंक सर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से टूट जा रहा था। ओके ओके ओके। लेकिन बीच बीच में जहाँ भी सुना तो सर दूर हुआ कि कितना इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब जानकारी सर कुछ बढ़ गया पहले की अपेक्षा। ओके ओके। क्योंकि हम लोग सर थोड़ा सा क्या है, जब ट्रेनिंग लेके आए तो बीच में अपने भाव में बह गए थे, लेकिन ये मीटिंग से सर फिर ये भावना हुआ कि नहीं, सावधान अगर हम रहेंगे तो कंसीव रेट जरूर बढ़ जाएगा। बराबर बराबर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई किसी का क्वेश्चन? विपिन कुमार जी, आपके ग्रुप के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछिए उनके बिहाफ पे। सर शॉर्टेड सीमेंट जो है सो अगर हम करेंगे तो सर सबसे अच्छा समय कौन सा होना चाहिए सर उसको शॉर्टेड सीमेंट करने का? मतलब ये है करने का? जी जी सर। जैसे मैंने आपने ट्रेनिंग में देखा होगा कि मतलब स्टैंडिंग हीट पे एनिमल चाहिए, और जी जी मतलब हीट अगर मान लो कि 24 आवर्स हीट ड्यूरेशन है, मतलब हीट का ड्यूरेशन अगर 24 घंटा है, तो हमने 14 से 20 घंटों में यह करना चाहिए। 14 आवर्स टू, मतलब सवेरे 6 बजे अगर हीट पे आता है तो रात के 10 बजे या 10 बजे से लेके 20 घंटे होने तक हम यह करना चाहिए। मतलब जो कन्वेंशनल सीमेंट में अपन सवेरे शाम जो करते हैं वो ऐसा नहीं करते हुए उसमें थोड़ा ज्यादा समय रुकना चाहिए एआई के लिए। आया समझ में? हेलो? आप अनम्यूट करके बोलिए, आपने म्यूट कर लिया अभी जिसने प्रश्न पूछा था। सर, लेकिन ऐसा है जो सर 10 बजे रात में तो उसे करने के लिए जा नहीं सकते हैं, तो अगर 6 बजे सवेर में अगर कोई गाय अगर हीट में आती है तो क्या उसको उसको दूसरे दिन सुबह तक नहीं, एआई कर सकते हैं सर? दूसरे दिन तक सवेरे भी चल सकता है। बेसिकली क्या है कि ये सिर्फ बुक में लिखा है कि 24 आवर हीट पे है, जी लेकिन सही ढंग पे हम देखते हैं कि अभी 30 आवर 36 आवर्स तक हीट ड्यूरेशन हो गया है। बहुत सारे पशु 1.5 दिन तक हीट पे है। तो बेहतर है कि आप उसको अगर रुकते हैं, या मान लो कि 7-8 बजे भी शाम के करते हैं 12 घंटे से ज्यादा, तो भी चल सकता है।
और ये आप अपने जितने भी आपके साथ जो किसान जुड़े हैं उनको हर एनिमल का हीट ड्यूरेशन रिकॉर्ड करने के लिए बोलिए, लिखने को बोलिए। कैलेंडर पे लिख देते हैं ना, जैसे कि आपने यह करवा दी तो यह हो गई, तो पशु का नंबर या नाम डाल के कितने बजे आया हीट में और लास्ट सिम्टम उसका हीट का कब तक चला वो हीट, वो रिकॉर्ड होगा तो नेक्स्ट हीट में भी आप ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। जो गुजरात से जो जुड़े हैं वो कोई बात नहीं कर रहा, शायद उनको समझ में नहीं आया। हेलो विपिन कुमार जी, आपके कुछ प्रश्न हैं? सर, किसी ने बोला है कि सॉर्टेड सीमेंट बुल के डिटेल के पीडीएफ व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। सॉर्टेड सीमेंट के बुल्स का डिटेल्स। अब ये डिटेल्स तो है हमारे पास, लेकिन ये आपके नंबर्स नहीं है तो, लेकिन आपके स्टेट से आपको ये मिल सकता है। इवन आप हमारा जो सायर पोर्टल है ना, हाँ सर, उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है सर। पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इन लोगों जो का। है ना, हाँ, तो मैं देता हूँ आपको, व्हाट्सएप हाँ, करता हूँ, आप आप भेज अगर मुझे शेयर दीजिए वो करोगे ग्रुप। तो फिर मैं उस ग्रुप पे शेयर हाँ कर दूंगी सर। ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ। ओके सर। और किसी के कुछ प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए या फिर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डालिए। और अगर नहीं है कुछ प्रश्न तो डॉक्टर जोशी सर ने अपना नंबर चैट में दिया है, आप उनसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। शायद किसी के कुछ प्रश्न नहीं है सर। ओके। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपको और जो भी यहाँ पे जुड़े हैं इस वेबिनार में। आपने बहुत अच्छी तरह से सब इंफॉर्मेशन कवर की और यकीन है कि इस इंफॉर्मेशन का फायदा उनको अपने फील्ड में काम करते वक्त जरूर होगा। सो धन्यवाद सभी से जुड़ने के लिए, और डॉक्टर जोशी आपको अपना टाइम थैंक स्पेयर यू। करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। बाय।